Good afternoon, all my medical aspirants. How are you going? Everything good? Previous 2 days I was not good with my health. That's why I wasn't uploading my video. Okay, so let's start reproductive health. I am going to restart this chapter again. So I have deleted my previous video and we are going to start this lecture. So okay. Okay, so reproductive health में हमें पढ़ना क्या है? What is the problems and what are the strategies to overcome this and overall to reduce the health issues? मतलब हम health issues को कैसे deal करें about that. साथ ही साथ population कैसे explode कर रही है and birth control हम कैसे कर सकते हैं. उसके साथ MTP क्या होती है, medical termination of pregnancy, what is that? Then after sexually transmitted disease, then after that in फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले ही पढ़ चुका था, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है ये काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड हो सकता है. तो सबसे पहले इस टर्म से आप समझते क्या है. तो ये जो टर्म होती है बेसिकली हमारे रेफर करती है जो भी हमारे हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑर्गन्स है विद देयर फंक्शन. मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होगा कि जो हमारी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है विद देयर नॉर्मल फंक्शंस. ना तो कोई उनको सोशल प्रॉब्लम होगी, ना ही फिजिकल, ना ही साइकोलॉजिकल, मतलब एवरीथिंग इज गुड विद दी फंक्शन. तो वो हमारा किस में आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसके अलावा अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्टिव में देखें तो इसमें हमको इमोशनल एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स भी रिप्रोडक्शन के देखने को मिलते हैं. जैसे कि बहुत लोगों में विड्रॉल सिम्टम्स आती है, दैट इज अ इमोशनल एस्पेक्ट. उसके बाद WHO ने क्या बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग. मतलब हर एस्पेक्ट में, चाहे फिजिकल वेलबींग हो या फिर इमोशनल हो या फिर बिहेवियरल हो एंड सोशल वेलबींग. WHO ने ये बताया था. इसलिए हम कह सकते हैं एक सोसाइटी जो है जो भी फिजिकली या फिर फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ है और एक नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी पर्सन है. ओके, एक सेकंड, 1 मिनट. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आगे देखते हैं तो ये क्यों जरूरी है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना और कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से अटेन कर सकते हैं. तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड उसके प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज को देखते हैं. तो सबसे पहले इंडिया जो है हमारा फर्स्ट ऐसा कंट्री है जिसने इस एक्शन प्लान को इनिशिएट किया. यस, इट्स गुड थिंग कि इंडिया कहीं तो आगे है. एंड प्रोग्राम्स जो भी नेशनल लेवल पे एक टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए, और ये हमारे एक सोशल गोल भी एक तरह से ये सेट किया गया था कि सोशली हमें इसे पूरे तरीके से क्या करना है? अटेन करना है ह्यूमन के बिहेवियर को देखते हुए. ये जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग, जो कि हमारा कब इनिशिएट किया गया है? 1951 में. और जो कि पीरियोडिकली इसको पास्ट डिकेड से क्या किया जाता है? बार बार रिवाइज करके इसमें न्यू न्यू रूल्स को ऐड किया जाता है कि अब हमें इस चीज़ पे वर्क करना है. जैसे कि रिसेंटली HPV वैक्सीन की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है बिकॉज इट लीड्स टू अ सर्वाइकल कैंसर. लेकिन उससे सबसे पहले जब ये शुरुआत हुआ तो एक स्लोगन आई थी 1972 के अराउंड, हम दो हमारे दो, मतलब कि पॉपुलेशन को लिमिट करना था, लाइक दैट. तो जो भी इम्प्रूव प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या करते हैं? वाइडर रेंज को कवर करेंगे. और जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड आपके इश्यूज आते हैं उसके साथ फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या है? तो यही एक पॉपुलर नेम है, मतलब इसके अंडर में की सारी चीज़ें आती है. जो भी अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके साथ साथ पीपल में जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसको देखना और जो भी फैसिलिटीज़ देना, सपोर्ट करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को, ये सारे मेजर टास्क इसी प्रोग्राम के अंदर कंडक्ट किया जाता है. और इसका इनिशिएशन हमारा 1951 में हुआ था. तो क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्या WHO ने शुरू की थी? नो, इट्स इंडिया. और वो कौन सी प्रोग्राम है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ओके, RCH. सॉरी. और फिर अब आते हैं तो ये कैसे इसको हम अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं? तो ऑडियो विजुअल या फिर प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी एजेंसीज थी, उन्होंने क्या किया? अवेयरनेस को क्रिएट किया रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में. फिर जो भी पेरेंट्स थे और जो भी अदर क्लोज रिलेटिव्स थे, टीचर्स थे, फ्रेंड्स थे, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल को प्ले किए इसके डिस्क्रिमिनेशन है. मतलब ये सारे अबव इन्फॉर्मेशन को क्या करना? हमारे आम जनता तक पहुँचाना. लाइक एक
रिसर्च से उसको कहाँ पहुंचाना, टू दी लोकल सोसाइटी में उसको अवेयर कराना। फिर उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन हमारा हुआ सेक्स एजुकेशन का। स्कूल्स के अंदर ये भी क्या करता है, एक सही इन्फॉर्मेशन एक यंग वंस को दिया जाता है ताकि वो किसी भी मिथ में बिलीव ना करे, और साथ ही साथ कोई भी उसके मिसकॉन्सेप्शंस ना हो सेक्स रिलेटेड, जो भी आपके एस्पेक्ट्स है उसके साथ ही उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना कि सेक्सुअल प्रैक्टिस हाइजेनिक क्या होती है, मतलब हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, और एड्स क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसलिए अभी भी मतलब हमारे इवन एनसीईआरटी या फिर आप कोई भी बुक्स देखोगे फ्रॉम क्लास 7 to 8 इट विल कम कि ये सारी चीज़ क्या होती है, एक डेडली बीमारी होती है। यू हैव टू बी अवेयर वॉट एवर यू आर डूइंग, तो इसके लिए आपके अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं तो ये पीपल को क्या करता है, जो भी एडोलसेंट एज ग्रुप में मतलब प्यूबर्टी के जस्ट बाद वाले एज ग्रुप में होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो क्या करें, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ को जिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन ऑफ इंडिया ना। सो एजुकेट करते हैं पीपल को, स्पेशली हमारे फर्टाइल कपल्स जो कि एक मैरिजेबल एज ग्रुप में आ जाते हैं, उनको कि जो भी कंट्रोल ऑप्शन है उसके बारे में भी बताते हैं कि बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद प्रेग्नेंट मदर्स का कैसे केयर करना चाहिए, पोस्ट नेटल केयर कैसे देनी चाहिए, और आपकी मेल एंड फीमेल चाइल्ड की कैसे केयर करते हैं। ओके, उसके बाद बिना इसे मतलब सोशली कॉन्शियस लेवल पे लाए हुए या फिर हेल्दी फैमिली डिजायर्ड का साइज क्या होता है, जब तक अगर ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होगा दे विल नॉट वर्क ऑन डैट। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे बच्चे का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब सिंगल पेरेंट्स से ही बहुत सारे बच्चे होते थे, लाइक 6 7, बट क्या उसमें क्या क्वालिटी मिल पाती थी? ऑफ कोर्स नॉट। वो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती है जितना आप 2 बच्चे को दे सकते हैं। तो फॉर दैट रीज़न वी फॉलो दैट। ओके, सो अब आगे हम आते हैं। तो अवेयरनेस ही क्या होता है, अवेयरनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है जो भी अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसमें, जैसे कि सोशल एवल, जैसे कि सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, और ये सारे हमारे पीपल में क्या करते हैं, जो भी प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, जो कि हमारा इस प्रोग्राम में आया था। और ये कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ द इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। इन्फ्लुएंसर्स भी इसके बारे में बताते रहते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस यूज स्मार्टफोन नाउअडेज। अब उसके बाद हम आते हैं सक्सेसफुली इसको हम इम्प्लाइंट कैसे करें, जो भी हमारे वेरियस एक्शंस प्लान है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी चाहिए, साथ ही साथ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का ज़रूरत है, मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास नॉलेज है, बट इफ़ आई डोंट हैव, लाइक आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई हैव अ नॉलेज, if I never establish my own clinic, then it is a good thing or like a waste of my knowledge. Of course, it will be wasted. It's have no point. Not a clinic, even if I don't practice. मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती हूँ तो क्या करोगी, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ। सो एटलीस्ट आई हैव टू बी ऑन अ रिविजन मोड फॉर दैट टू, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। तो अब जो भी चीज़ करते हो उसे क्या करना चाहिए, बार बार हमें रिवाइज करना चाहिए। दैट्स गेट्स इन, मतलब एक्चुअली आवर ब्रेन वर्क्स ऑन अ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस। तो जो चीज़ को भी आप बार बार करते हो ना, वो एक सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर हो जाती है, और जब भी आप कुछ बनाने बैठोगे, मतलब क्वेश्चंस जब आप बनाओगे, तो इट विल कम इनटू योर कॉन्शियस माइंड, और आप जितनी बार उसको पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो जो भी आपके एसेंशियल जो भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, जो भी पीपल को केयर करने के लिए, या फिर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम कि डिलीवरी में मतलब हाइजीनिक यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर, मतलब मदर इन्फेक्टेड हो गई, बच्चा तो आ रहा है, मदर मर गई, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है डिलीवरी के टाइम पे, मॉल न्यूट्रिशन वाला बच्चा जन्म ले रहा है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो वी हैव टू टैकल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी टू एंड ड्यूरिंग अ डिलीवरी ऑल्सो। फिर एसटीडीज के बारे में, एबॉर्शंस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्या होती है, एंड इनफर्टिलिटी के बारे में, अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इम्प्लीमेंटेशन ही हमारा सबसे बेटर क्या है, एक टेक्निक है और एक स्ट्रैटेजी है, जो कि हमारे टाइम टू टाइम क्या होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इफिशिएंट असिस्टेंस के लिए। मतलब कि लोग इसको क्या करें, अच्छे से समझे, इसको अडेप्ट करें और इसके साथ वो लोग जीना शुरू करें। तो अगर लोगों को पता ही नहीं है कि एसटीडीज क्या होता है, हाउ इट विल गेट ट्रीटेड,
अगर आपको हुआ है, इफ यू आर इन्फेक्टेड, यू विल थिंक कि कुछ हो गया है, बट इट्स नॉट व्हाट। तो दैट्स द डायग्नोसिस, वहाँ डायग्नोसिस की जाती है, देन यू विल गेट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद यू ऑल्सो गेट टू नो द प्रिवेंशन, व्हाट इज द प्रिवेंशंस यू हैव टू टेक, एंड देन यू विल गेट क्योर आफ्टर सम टाइम। अब आते हैं जो हमारे एमनियोसेंटेसिस पे, इस पे बैन क्यों लगाया गया। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेट, एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, मतलब जो जिसमें बेबी हमारा फीटस जो होता है हमारा ग्रो करता है, उसमें से क्या कहता है, देयर वी विड्रॉ अ फ्लूइड, और वहाँ से उसकी जेनेटिक टाइपिंग की जाती है, और देन यहाँ से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है कि जो हमारा फीमेल है या फिर मेल है। और ये एक बहुत ही बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा था जो देखने को मिल रहा था, एंड दैट लीड्स टू अ फीमेल फीटिसाइड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको मतलब मान रहे थे, लाइक दे डोंट वांट अ फीमेल चाइल्ड, दे वांट अ मेल चाइल्ड, फॉर दैट रीजन दे डू एमनियोसेंटेसिस। उसके अलावा ये अल्ट्रासाउंड में भी पता चलता है, देयर इज अ नॉब प्रेजेंट, अगर नॉब होती है तो मेल होता है, अगर नॉब नहीं होती है तो फीमेल होती है, बट तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इलीगल है टू प्रैक्टिस एंड इवन टू टेल द पीपल, इट्स इलीगल। उसके साथ जैसे कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स इसके लिए भी लाए गए ताकि हम क्या करें, इसको कम किया जाए। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, तो जो भी हमारे डेवलपिंग फीटस है वहाँ के एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, एंड देन उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं फीटल सेल्स को एक डिजॉल्विंग सब्सटेंस में, और इस प्रोसीजर जो हमारा आता है टेस्ट किया जाता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल और एनीमिया, ये सारे को भी टेस्ट किया जाता है, और इसी के साथ साथ जेंडर भी पता चल जाती है। तो बट अगर आप ये करा रहे हो तो इट्स नॉर्मल, अगर आप किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए टेस्ट करा रहे हो तो ठीक है, तो लोग इसी के अंदर करवा लेते थे कि जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक बीमारी देख रहे हैं कि पेरेंट्स को ये है तो बच्चा को तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन उसी में ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी जेंडर का भी पता कर लेते हैं, एंड दैट्स अ बैड थिंग। फिर और भी बहुत सारे रिसर्च आपके रिप्रोडक्शन पे हुए हैं जो कि इनकरेज करते हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को, ताकि वो न्यू मेथड्स को लाए और इम्प्रूव करे जो पुराने वाले भी है। क्या आपको पता है कि जो सहेली है, एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लाया गया था फीमेल में, जो कि डेवलप किया जाया गया था साइंटिस्ट में, कहाँ के साइंटिस्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से, इंडिया में। इसका अवेयरनेस जो होता है ये सेक्स रिलेटेड मैटर्स को ठीक करता है, नंबर ऑफ मेडिकली जो भी असिस्टेड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही बेटर पोस्ट नेटल केयर के साथ भी आपका मैटरनल और इन्फांट मोर्टेलिटीज को कम करता है। उसके साथ साथ आपके नंबर ऑफ कपल्स को बढ़ाना और स्मॉल फैमिलीज़ को प्रोमोट करना, डिटेक्शन अच्छा होता है इसमें, एसटीडीज़ को जल्दी ठीक करता है, और ओवरऑल आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको डील करना, ये सारे आपके किसके अंदर आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। मतलब कि अब कैसे सेक्स रिलेटेड मैटर्स को कैसे देख रहे हैं, कैसे मेडिकल असिस्टेड डिवाइसेस को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होती है कि अभी भी गवर्नमेंट्स के पास पैसे आते हैं, बट दे डोंट इन्वेस्ट इन द हॉस्पिटल्स, जो उनको नए मशीन्स लाने चाहिए वो नहीं आते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग अ फैक्ट। मैंने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया है, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट, नथिंग एल्स। Okay, then come here. There are lots of things to talk about, but let's come to the syllabus. Okay, population stabilization and birth control. तो आपकी जो पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज करें और बर्थ पे कैसे कंट्रोल लगा जाए। तो जो हमारा लास्ट सेंचुरी था ना, जहाँ पे हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, सिग्निफिकेंटली हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब एक लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बढ़ाई जा रही थी। तो इसमें हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी क्या किया था, इंक्रीज किया जा रहा था कि एक बेटर लिविंग कंडीशंस के साथ वो आए। तो ये हमारे पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल ग्रोथ शो कर रहा था। जैसे कि जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन था अराउंड 2 बिलियन था, दैट मीन्स 2000 मिलियन इन 1900, जो कि अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ गया 6 बिलियन टिल 2000, मतलब 100 साल में डायरेक्ट वो कितना हो जाए 6 बिलियन, और 7.2 बिलियन इन 2011, मतलब 2000 के पे और ज़्यादा बच्चे हुए हैं। एंड यस, इवन आई एम आफ्टर ऑल्सो 2000 बॉर्न। फिर सिमिलर ट्रेंड हमें इंडिया में देखने को मिला। जो हमारा पॉपुलेशन था अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन था, जहाँ पे हमारे इससे पहले हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन देखा था, इसके बाद हम जो देख रहे हैं अब इंडिया की पॉपुलेशन देख रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा 350 मिलियन था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और जो कि बाद में 2000 तक वो कितना चला गया 1.2 बिलियन 2011 में, जब ये सेंसस रिपोर्ट निकले था। तो जब भी अगर तो ये हमारे कैसे करके
पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अच्छा, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसको बोलते हैं, तो जैसे ही डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, मैटरनल मतलब कोई मर नहीं रहा है, दैट इज अ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, तो जैसे उसी के साथ हमारे नंबर ऑफ और इसी के साथ हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आती है, मतलब कि इन्फेंट के भी मोर्टेलिटी रेट का होना काफ़ी कम हो जाए। साथ ही फिर अगर हमारे नंबर ऑफ पीपल काफ़ी बढ़ जाते हैं रिप्रोड्यूसिबल एज वाले, या फिर हमारा प्रोबेबल रीज़न है, ठीक है, इसके लिए मतलब कि जो हमारे एज ग्रुप्स जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी। अब आ जाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बताता है। ये हमारी सिर्फ एक मार्जिनल लाइन के अकॉर्डिंग है, जैसे कि 2011 में क्या सेंसर रिपोर्ट ने बताया था कि जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो लेस देन 2% होती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो 20 और 1000/ईयर, मतलब इसका मतलब है कि जो हमारा पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि ये एक अलार्मिंग ग्रोथ रेट को लीड कर रहा है। डैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, स्कार्सिटी होने लगेगी, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हमें नसीब नहीं होगी, जैसे कि फूड, शेल्टर और जो भी क्लोथिंग है। तो इसके साथ हमें प्रोग्रेस करने में इस एरियाज़ में तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर्स किया, और इस पर टास्क मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे चेक करें। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें स्टेप लाया गया वो था कि इसको स्मॉलर फैमिलीज पे हमें फोकस करना है, मतलब जितना छोटा परिवार होगा उतना सुखी परिवार होगा। तो उसके लिए कुछ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को लाए गए, जो कि आपको एडवर्टीजमेंट्स में भी देखने को मिलता है, मीडियाज जैसे कि पोस्टर्स में भी देखने को मिलता है, और बिलबोर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे हैप्पी कपल को दिखाया जाता है विद 2 चिल्ड्रन। और एक स्लोगन लाया गया, हम दो हमारे दो, We2 are 2, सॉरी। और बहुत ही कपल्स ऐसे जो मोस्टली जो यंग वन जो अर्बन में रह रहे हैं, इवन अडॉप्टेड वे क्या करते हैं, वो एक चाइल्ड नॉर्म पे वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे मैरिजेबल एज जो 18 ईयर्स और जो मेल्स की 21 ईयर्स है, इसमें क्या हो रहा है, जो कपल्स होते हैं स्मॉल फैमिलीज वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से वो लोग टैकल कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, एक लार्जर फैमिलीज को क्रिएट नहीं करना है। तो कुछ कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को देखते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारा हेल्प करता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, इफ यस। और कुछ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है वो यूजर फ्रेंडली होती है, जो कि ईजिली अवेलेबल होती है, इफेक्टिव होती है, रिवर्सिबल होती है, विथ लीस्ट साइड इफेक्ट्स इसके काफ़ी कम होते हैं, जो कि हमारे इंटरफेयर भी नहीं करती है सेक्सुअल ड्राइव में, डिज़ायर में, और साथ ही साथ हमारे सेक्सुअल एक्ट में भी। और एक वाइड रेंज के आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो काफ़ी प्रेजेंट है हमारे, और इसको ग्रुप किया गया हुआ है, नेमली एक नेचुरल या ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, एक बैरियर में है, एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इंजेक्टेबल्स है, इम्प्लांट्स है, एंड सर्जिकल मेथड्स है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में क्या होता है, तो ये अवॉइडिंग, मतलब इसमें क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल पे काम करती है कि इसमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होने देते। जैसे कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें कपल क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं क्वाइटस को फ्रॉम डे 10 to 17th, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, जब ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, उस टाइम पे नहीं करते हैं। ये चांस यहाँ पे होता है, काफ़ी हाई फर्टिलाइजेशन होने की चांस होती है, क्योंकि जो हमारा ओवम होता है जस्ट कहाँ पे होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो क्वाइटस इस पीरियड में क्या करते हैं, कॉन्सेप्शन को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो इसको विड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्शन बोला जाता है, जो कि एक अनदर क्या होता है, मेथड होता है। एक मेल पार्टनर क्या करते हैं, अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम दी वेजाइना जस्ट बिफोर दी इजैकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन को क्या करें, प्रिवेंट किया जाए। फिर हमारा आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये मेथड डायरेक्ट हमारा बेस्ड किस पे होता है, तो जब भी ओवुलेशन और देयरफॉर जो हमारा साइकिल हो रहा है वो इंटेंस लैक्टेशन में है, मतलब फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब जस्ट आफ्टर व्हाट, प्रेगनेंसी।
तो ये हमारा यहाँ पे भी क्या चांस होता है, लॉन्ग जो मदर जो ब्रेस्ट फीड कराती है चाइल्ड को फुल्ली, तो ये चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्शन, नॉट कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्सेप्शन मतलब कंसीव, बेबी कंसीव का चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ही कम होता है, निल होता है फॉर लाइक 6 months। ये मेथड भी हमारा रिपोर्टेड काफ़ी इफेक्टिवली माना गया है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पीरियड्स जो 6 month होते हैं, क्योंकि उसमें पार्चुरेशन होती है इसलिए। तो यहाँ पे कोई भी मेडिसिन या फिर डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होती है। साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑलमोस्ट हमारे मतलब होते हैं, ऑलमोस्ट चांसेस समटाइम्स फेलियर हो जाते हैं, तो ये मेथड हमारा क्या कहता है, काफ़ी हाई रहता है, मतलब साइड इफेक्ट्स मतलब चांसेस है कि हाँ हो सकता है कॉन्ट्रासेप्शन, बट हाँ इसको नेचुरल मेथड में पहले मतलब लाइक लाया गया है, तो एक नेचुरल मेथड हो गया जिसमें पीरियोडिक एब्सिस्टेंस थी, विड्रॉल था आपका, लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब आ जाते हैं बैरियर मेथड्स में। तो बैरियर मेथड्स में क्या होता है, तो इसमें ओवम्स और स्पर्म्स क्या करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं कि वो फिजिकली मीट नहीं कर पाए विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ बैरियर्स। ये मेथड्स हमारे मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, जैसे कि कॉन्डम्स जो होते हैं क्या होता है, एक थिन रबर टाइप का होता है, एक लेटेक्स शीट होता है जो कि मेल पेनिस या फिर फीमेल वजाइना को क्या करता है, कवर करता है, और सर्विक्स में फीमेल को। और ये जस्ट बिफोर कॉइटस क्या करते हैं, हम इसको यस सीमेन आपको देखने को मिला, और ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाती है, ये हमारे कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करती है। फिर एक आता है निरोध करके, इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। और कॉन्डम्स जो होते हैं ये रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स शो किए हैं, साथ ही साथ मतलब आपके क्या होते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, एड्स नहीं होते हैं, और मेल और फीमेल कॉन्डम्स दोनों ही डिस्पोजेबल होते हैं, और ये हमारे सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रिवेसी भी देते हैं यूज़र को, डायफ्राम्स के फॉर्म में होते हैं, सर्वाइकल कैप्स होते हैं, और वॉल्ट्स होते हैं, ये सारे आपके क्या होता है, ऑल्सो बैरियर होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है और कवर किया जाता है सर्विक्स को क्वाइटस के दौरान। ये भी कॉन्सेप्शन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ब्लॉक करते हैं स्पर्म की एंट्री को हमारे सर्विक्स में। ये हमारे रियूजेबल होते हैं। फिर इसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या फिर जेलीज या फिर फोम्स का यूज़ करते हैं, जो कि बैरियर्स को क्या कर सकता है, उसकी इफिशियंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी को क्या करता है और बढ़ाता है। फिर एक और हमारा एक इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड होता है जिसको हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं, IUDs। ये डिवाइसेस क्या करते हैं, तो डॉक्टर या फिर नर्स जो होती है इसको यूट्रस में डालती है थ्रू वेजाइना। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं हमारे प्रेजेंटली अवेलेबल है, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसका नाम होता है लिप्स लूप, और फिर कॉपर रिलीजिंग जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है उसका होता है CUT, CU7 मल्टी लोड 375। फिर हार्मोन रिलीजिंग भी जो हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हो, जैसे कि प्रोजेस्टेस्टर्ट, LNG20। फिर इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइसेस होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं हमारे यूट्रस के अंदर, मतलब उसको क्या कर जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं। और कॉपर आयरन्स क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए, मतलब स्पर्म मूव करके पहुंच ही नहीं पाए फर्टिलाइजेशन साइट पे। तो इससे क्या होगा, तो ये हार्मोन भी क्या कर रहा है, आपको फर्टिलाइजेशन ही नहीं दे रहा है, मतलब यूट्रस को ही क्या कर दे रहा है, अनसुटेबल बना दे रहा है इम्प्लांटेशन के लिए। और जो सर्विक्स होती है वो मिल ही नहीं पाती, मतलब सर्विक्स में मतलब स्पर्म वहीं पे रह जाते हैं, वो आगे फर्दर मूव ही नहीं कर पाते। उसके अलावा जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं ये क्या होता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं फीमेल के लिए जो कि डिले प्रेगनेंसी चाहती है और स्पेस चाहती है अपने बच्चों में। ये हमारा सबसे मोस्ट वाइडली और एक्सेप्टेड मेथड होता है कंट्रासेप्शन का इंडिया में। ओके ओके आते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या करते हैं, स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को देते हैं, क्योंकि दिस इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, अगर बॉडी को पहले से पता है तो इट विल नॉट फर्टिलाइज अगेन। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को दिया जाता है, जो कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, जो कि फीमेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये हमारे टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एंड ये पॉपुलरली इसको किस नेम से जानता है, पिल्स के नेम से जानता है। पिल्स को हम लोग क्या करते हैं, डेली हम फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्टिंग इसका हमको देखने को मिलता है फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फिर 7 डेज का गैप दे करके जहाँ पे हमारे मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो इसको हम रिपीट करते हैं सेम पैटर्न में जब तक फीमेल डिज़ायर नहीं हो जाती है कॉन्सेप्शन के लिए। मतलब आप तब तक खा सकते हो जब तक यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, नॉट मतलब लाइक पेशेंट जो होंगी हमारी उसको हम ये चीज़ ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, बट रिसेंटली एक्चुअली इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आए हैं, मतलब जो भी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसमें क्या होता है, फीमेल के जो हम लोग हार्मोन से इतना एडल्ट्रेशन करते हैं, फॉर दैट रीज़न समटाइम्स इट विल लीड्स टू अ कैंसर। तो आई थिंक
कि इसको शायद अब इंडिया में शायद कुछ टाइम में इसको या तो बैन कर देगा या फिर इसके जो यूज़र्स होंगे वो कम हो जाएंगे, डॉक्टर भी अब इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लीडिंग कॉज ऑफ अ कैंसर राइट नाउ। रिसेंटली इट हैज़ रिसर्च इन अमेरिका, ये अमेरिका की ही रिसर्च पेपर जनरल रिलीज हुई है, देन फिर दिल्ली में भी हुई है इसके बारे में, देन फर्दर उसकी स्टडी। फिर उसके साथ ये क्या करते हैं, जो भी हमारे इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को, साथ ही साथ क्या करते हैं क्वालिटी, जो भी सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी होती है उसको प्रिवेंट कर देते हैं और स्पर्म की एंट्री को ही रिटार्ड कर देते हैं। पिल्स जो होते हैं इसमें काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे वेल एक्सेप्टेड होती है बाई फीमेल्स से भी, फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेने में, बट इट्स एक्चुअली गेटिंग अ प्रॉब्लम, फीमेल्स को ये डिजीज कर रहा है। अब आते हैं यस, तो पिल्स जो होती है ये काफ़ी इफेक्टिव होती है लेसर साइड इफेक्ट्स के साथ, ये एनसीईआरटी लिखते हैं बट मे बी इट विल चेंज, बट अभी के लिए तो फिलहाल यही है, ठीक है। और ये काफ़ी वेल एक्सेप्टेड होती है फीमेल्स को, जैसे कि सहेली एक हमारा क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसमें फीमेल्स क्या करती है, इसको लेती है एक नॉन स्टेरॉइडल तरीके का, मतलब नॉन स्टेरॉइडल वाले मेडिसिन है, मतलब कि बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं करती है ये, इसको प्रिपरेशन होती है, ये वंस अ वीक लिया जाता है और इसके बहुत ही फ्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी काफ़ी इसकी अच्छी होती है। फिर आ जाते हैं जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन, जो अकेला ही होता है या फिर वो कॉम्बिनेशन में ईस्ट्रोजन में, ये भी फीमेल्स में क्या कर सकते हैं, इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है या फिर इसी को हम लोग इम्प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है कंटिन्यूअसली फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करते रहता है बॉडी में। तो इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं अगर फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट है तो। तो इसके मोड ऑफ एक्शन सेम सिमिलर होते हैं पिल्स की ही तरह और ये इफेक्टिव पीरियड होता है, लंबे समय तक के लिए काम करता है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारे प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वाले इंट्रायूट्राइन, ये हमारे 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस के अंदर होता है और ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसको बोला जाता है, ताकि कोई भी पॉसिबल प्रेगनेंसी जो होने वाली है उसको हम क्या कर दें, खत्म कर दे। और ये हमारे रेप के केसेस में या फिर कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हमारा एक दूसरा मतलब और मेथड है सर्जिकल मेथड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, फीमेल या मेल पार्टनर को एडवाइस करते हैं कि वो अपने क्या करें, वो टर्मिनल मेथड होता है कि कोई भी प्रिवेंट करना अब यानी जैसे कि आपके जो मेल्स में होते हैं उसमें वॉसेक्टोमी कर दी जाती है, जिसमें वॉस डिफरेंस को कट करके और टाई कर दी जाती है। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, मतलब जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन साइट था उसको कट करके एंड टाई कर दी जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी से बचाते हैं। तो सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे गैमेट ट्रांसफर को भी और हमारे प्रिवेंट करते हैं कॉन्सेप्शन को। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है हमारे मेल में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं, और जो फीमेल्स में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, तो आपको स्मॉल पार्ट आपको वास्ट डिफरेंस के उसको इसको रिमूव करके एंड देन उसको टाई अप कर दिया जाता है स्मॉल इंसीजन के थ्रू, ठीक है, ऑन स्क्रोटम में। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होती है, तो स्मॉल पार्ट फैलोपियन ट्यूब का क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं एंड देन उसको टाई अप कर देते हैं इंसिजन का, ठीक है, एब्डोमेन या फिर थ्रू वजाइना ही किया जाता है। ये टेक्निक हमारा हाईली क्या होता है, इफेक्टिव होता है, बट ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इसका रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, काफ़ी पुअर होता है, मतलब इससे पहले जो भी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे वो सारे क्या हो सकते थे, रिवर्सिबल हो सकते थे, बट दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल टेक्निक। फिर इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब ये आपका डिपेंड करता है कि व्हाट द पेशेंट वांट, मतलब पेशेंट क्या चीज़ को सेलेक्ट करना चाहता है, वो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू जाना चाहता है। तो ये हमेशा एक कंसल्टेशन के साथ ही ली जाती है, एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स, और ये हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी। तो ये हमारा प्रैक्टिस किया जाता है नेचर के नेचुरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अगेंस्ट, जो कि हमारा कॉन्सेप्शन प्रेगनेंसी से बचाने के लिए, और इसको फोर्स मतलब ऐसा फोर्स नहीं किया जाता है कि हाँ आपको ये करना ही होगा, अगर आपको, लेकिन हाँ अगर आपको प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी को और डिले करनी है, स्पेस देना है ड्यू टू अ पर्सनल रीजंस, तो हाँ ये मेथड आपको चूज़ करना पड़ेगा, और या फिर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए भी इसको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ इसके पॉसिबल इल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब सिम्टम्स दैट विल बी नॉजिया हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, और ब्लीडिंग हो सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी होती है। और ये हमारे बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारी एक्ट थी, ये हमारे 2017 में आया गया था, जो कि इनैक्ट किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें हमारा इसका इंटेंशन ये था कि हम जो भी इलीगल एबॉर्शंस हो रहे हैं या फिर मैटरनल मोर्टिलिटी या फिर मॉर्बिडिटी का कारण है, इसकी इस अकॉर्डिंग इस एक्ट के दौरान जो प्रेगनेंसी होगी वो टर्मिनेटेड नहीं की जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ अगर वो 3 महीने का बच्चा हो गया है तो आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, यू कांट अबॉर्ट दैट बेबी। और ये हमारा मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर काफ़ी इसको मतलब रजिस्टर, और ये प्रेगनेंसी जो होती है लास्टेड अगर मोर देन 12 वीक्स है बट फीवर देन 24 वीक्स है, तो आपके 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं कि एक गुड फेथ रखिए, कुछ ग्राउंड एग्जिस्ट करती है एंड देन ये आपके प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, तो जो भी हमारे कंटिन्यूशन होते हैं प्रेगनेंसी के वो हमारे रिस्क हो सकते हैं लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को, और उसको फिर फिजिकल इंजरी और मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एमटीपी को रोका गया। साथ ही साथ कुछ रिस्क हो सकता है कि जैसे चाइल्ड जो जन्म ले वो हमारे कुछ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ जन्म लेगा, तो ये सारे कुछ सीरियसली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए भी। तो उसमें अब आते हैं एमटीपी। और तो जो भी इंटेंशनल और इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन की जाती है प्रेगनेंसी की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर फुल टर्म, मतलब कि जब तक पूरा बच्चा डेवलप नहीं हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को ख़त्म करना। ये है इसको, या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। तो नियरली 45 to 50 मिलियन जो एमटीपीज होते हैं वो हर साल होते हैं ओवर दी वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ओवर दी वर्ल्ड, जो कि हमारा 1/5 जो हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ जो कंसीविंग प्रेगनेंसी होता है वो ईयर में। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट कर ले या फिर लीगलाइज कर ले, तो एमटीपी और ये हमारे डिबेटेड हमारे कंट्रीज में, ये हमारे इमोशनल चीज़ों पे, एथिकल पे, रिलीजियस चीज़ों पे और सोशल इश्यूज भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया एमटीपी को इन 1971 में, मतलब एबॉर्शन को क्या कर दिया इन्होंने, लीगल कर दिया 1971 में। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, जैसे कि इसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर जैसे कि मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे अगर वो जन्म लेंगे तब भी तो वो परेशान ही रहेंगे, तो इसीलिए अगर वो पहले ही से हो जाती है जेनेटिक टाइपिंग, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल के साथ जिनको मिक्स करते हैं एंड देन वी विल गेट द क्रोमोसोम नंबर्स, देन हमें पता चल जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर्स के भी पता चलता है, क्लिफेंटर में भी पता चल जाता है, टर्नर्स सिंड्रोम में भी पता चल जाता है, सिकल सेल एनीमिया में भी पता चल जाता है। तो उस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एमटीपी करते हैं, मतलब इंड्यूस एबॉर्शन होती है, एबॉर्शन लीगल हो जाती है। उसके लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे कि जैसे कि सबसे पहला कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखना है, मतलब कि इलीगल फीमेल फीटोसाइड्स नहीं होना चाहिए, और जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में वही होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंडिया में मतलब एक टाइम पे कम थी एट दैट टाइम, हाँ अभी तो वो लीड कर रही है, क्योंकि द रीज़न इज वेरी क्रॉसिंग्स, मतलब इन स्पीसीज, तो मतलब एक ही इंडिविजुअल्स में, तो ये भी हो सकता है। बिकॉज इन इंडिया क्या होती है ना कि एक गोत्र में शादी नहीं होती है, मतलब कि आर 7 जनरेशन इज नॉट सेम। अगर आपका 7 जनरेशन सेम नहीं है तो देर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे मेंडल ने पी में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कुछ इसी तरीके से है, बट देर इज मोर बियॉन्ड दैट, इससे ज़्यादा है ये। अब आता है वाई एमटीपी। तो अब इसका आंसर यही है कि कोई भी अनवांटेड अगर प्रेगनेंसी हो गई है, या तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर फेलियर हो गई है कॉन्ट्रासेप्टिव की, जो कि कोइटस या फिर रेप्स के टाइम पे होती है। व्हाट इज दिस? यस, एमटीपी जो होता है काफ़ी एसेंशियल होता है हमारे कुछ केसेस में, जहाँ पे हमारे कंटिन्यूस जो प्रेगनेंसी होती है वो हार्मफुल हो जा रही है, या तो फेटल डेथ कर दे रही है, या तो मदर या फिर फीटस के लिए। इसलिए एमटीपी को क्या किया गया, लीगल किया गया इन इंडिया। और लोग इसका बहुत मिसयूज़ करते हैं, इट्स नॉट द थिंग, मतलब लोग बहुत इसका मिसयूज़ करते हैं, लॉट ऑफ पीपल्स। आई हैव सीन पेशेंट्स लाइक दैट, तो मैंने देखा है। एमटीपी जो होता है हमारा रिलेटिवली क्या होता है, सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लाइक मीन्स 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक जो एबॉर्शंस होता है वो ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है, और साथ ही इसके ट्रेंड्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द एमटीपीज होता है वो इलीगली तरीके से किया जाता है, एक अनक्वालिफाइड क्वाक्स के द्वारा, जो कि हमेशा मतलब अनसेफ ही रहता है, बट ये फेटल भी हो सकता है, नॉट ओनली अनसेफ बट ये मतलब आप मर भी सकते हो। लाइक फिर कुछ दूसरा भी डेंजरस ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे कि मिस यूज़ किया जाता है एमनियोसेंटेसिस का सेक्स डिटर्मिनेशन में, अनबॉर्न चाइल्ड में। और इसमें जो हमारे होती है, अगर फीटस हमेशा अगर फीमेल है तो इट इज़ फॉलोड बाय एमटीपी, मतलब उसका क्या कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, और ये टोटली अगेंस्ट है हमारे लीगल के। ये जो प्रैक्टिसेस है इसे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा डेंजरस है, चाहे हमारे यंग के लिए, यंग मदर के लिए देखा जाए या फिर
फीटस के लिए भी। उसके साथ हम इफ़ेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम जो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है उसको क्या करें, अवॉइड करें, और जो भी रिस्क फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है हमारे इलीगल एबॉर्शंस के लिए। साथ ही साथ हम और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी दें। तो ये आपके एमटीपी हुआ। तो एमटीपी को क्या किया जाता है, इंडिया में लीगल किया गया है फॉर ओनली गुड रीजंस। लेकिन गुड रीजंस के लिए जाता कौन है। फिर आ जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पे। तो जो भी इन्फेक्शंस और डिजीजेस जो होते हैं हमारे, जो कि ट्रांसमिट होते हैं कैसे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या फिर वेनरल डिजीजेज, और या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि हमारी जो गोनोरिया हो गए, सिफिलिस हो गई, जेनाइटल हर्पीज हो गए, क्लेमाइडाइसिस हो गए, जेनाइटल वॉर्स हो गए, ट्रैकोमोनियासिस हो गए, हेपेटाइटिस बी हो गए। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड कुछ ये डिजीजेज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में आते हैं रिसेंट ईयर्स में। HIV जो होता है वो बाद में चल करके क्या करता है, एड्स का फॉर्मेशन ले रहा है, जो कुछ कॉमन टाइप के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। HIV जो इन्फेक्शन होता है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होता है, और इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV जो होता है हमारा ट्रांसमिटेड कैसे होता है, तो हमारे इंजेक्शन या नीडल्स का हम शेयर होना, या फिर सर्जिकल कोई इंस्ट्रूमेंट का शेयर होना इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, मतलब ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हो जाए किसी भी इन्फेक्टेड मदर टू फीटस तो भी हो सकता है। जो एक्सपेक्ट हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जो जेनाइटल हर्पीज हो गए, HIV इन्फेक्शंस हो गए, और सारे डिजीज बस क्या होते हैं, कंप्लीटली क्यूरेबल होता है अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर दिया गया और इसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाती है। अर्ली सिम्टम्स में मोस्ट ऑफ द ये हमारे माइनर ही होते हैं, और इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होती है, स्लाइटली पेन होता है, और स्वेलिंग होता है जेनाइटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होते हैं कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी होती हैं, तो ये रिमेन क्या हो जाता है, अनडिटेक्टेड रह जाते हैं बहुत लंबे समय तक, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं है अर्ली स्टेज में। जब सिम्टम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वाई वी विल शुड सी टू द डॉक्टर, आप क्यों शॉक डॉक्टर के पास जाओगे। यस तो ये अनडिटेक्टेड रहती है बहुत लंबे समय तक के लिए। फिर आपको एब्सेंस भी देखने का, या फिर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हमारे अर्ली स्टेजेस में होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन में। और सोशल स्टिग्मा भी इससे अटैच्ड है, मतलब अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो मे बी उसने कुछ किया होगा तभी ऐसा हुआ है, तो डैट इज ऑल्सो सोशल स्टिग्मा। उसके साथ डिटरमाइन करना कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो कि टाइमली डिटेक्शन या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट से जा रहा है, तो उसका भी ट्रीट अच्छे से होना चाहिए। ये हमारा कॉम्प्लिकेशंस बाद में जाता है, जिसमें हमारे इंक्लूड होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हो जाती है, PID। हाँ, वी ट्रीट दिस टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड इट इज ऑल्सो क्यूरेबल, ये क्यूरेबल होती है। एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स आपको देखने को मिलेगा। एक टॉपिक प्रेगनेंसीज, मतलब कि जो हमारा जेगोट बन रहा था वो कहीं और पे जाकर के इम्प्लांट हो जाती है सॉरी। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के देखने को मिलते हैं सॉरी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं ये मेजर हमारा क्या होता है, थ्रेट होता है जो भी हमारे हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन जो होता है, हमारा अर्ली डिटेक्शन, और जितना हम डिजीज़ को जितना जल्दी क्योर कर ले, ये हमारे सबसे पहला हमारा टारगेट यही होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम बताती है। तो इसमें पर्सन्स जो होते हैं ये वनरेबल होते हैं ये इन्फेक्शंस के और ये आपको देखने को भी कहाँ मिलेगा, तो 15 से 24 साल के लोगों में ये एज ग्रुप आपको इसमें बिलोंग करते हुए दिख जाए। उसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता है इसके लिए, मतलब पैनिक करना। प्रिवेंशन इसका पॉसिबल है कैसे, तो कोई भी अननोन पार्टनर्स के साथ डोंट इंटरकोर्स, मल्टीपल पार्टनर्स आपके ना हो। उसके बाद हमेशा कॉन्डम्स का यूज़ करें क्वाइटस के दौरान। उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अर्ली डिटेक्शन करा ले और कम्प्लीटली उसका ट्रीटमेंट ले ले, डायग्नोस करा करके, एंड इन्फेक्शन के साथ। अगर आपने ऐसा कुछ किया है देन यू मस्ट सी टू दी डॉक्टर। फिर आते हैं इनफर्टिलिटी। इसमें क्या करते हैं, तो जो भी डिस्कशन हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, इनकम्प्लीट है बिना किसी, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी सबसे पहले आना चाहिए ना, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ IVF, गिफ्ट, ये सारे बेबीज जो टेस्ट ट्यूब बेबीज बनते हैं। तो बहुत सारे कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि इंडिया में इनफर्टाइल है, मतलब कि उनके पास बच्चे नहीं हो सकते इवन वो क्या कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तब भी। तो इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है, या तो फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज़ की वजह से, ड्रग्स की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। जो बेसिकली क्या होता है, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है फॉर नॉट बीइंग अ चिल्ड्रेन।
इंडिया मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। बट प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, इट कुड बी लीड इनटू अ मेल पार्टनर टू। जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स है जो कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, जो कि क्या करते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं पूरे तरीके से, जो भी उससे डिसऑर्डर्स है, और क्या करते हैं, कपल को चिल्ड्रन प्रोड्यूस कराते हैं। तो कुछ करेक्शंस इसमें पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कपल को हम लोग असिस्ट करते हैं कि कैसे वो बच्चे को करे, कुछ सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब आर्ट। जैसे कि एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड दैट सेकंड वन इज इन वीवो। इन विट्रो में क्या होती है, तो आईवीएफ मतलब जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के बाहर होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन जो यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी वही बाहर में लैब में कराया जाता है, जिसमें हम लोग बाद में क्या करते हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं इस मेथड्स में। ये पॉपुलरली इसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आप लोगों को पता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें एक ओवा लिया जाता है जो कि वाइफ होती है, या फिर डोनर फीमेल हो गई, या फिर स्पर्म जो हस्बैंड हो गया, या फिर डोनर मेल हो गया। इसको कलेक्ट किया जाता है, देन इसको क्या करता है, फर्टिलाइज कराता है, ताकि इसको इंड्यूस कराता है केमिकल के थ्रू, ताकि यहाँ पे जाइगोट बने। एंड देन इसको कंडीशन को, और तब जाइगोट और क्या करता है, इसको अर्ली एम्ब्रियो मतलब जो कि 8 ब्लास्टोमेर्स स्टेज में चला जाता है, तो उसको क्या कहता है, ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब से। अगर इसमें करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब एम्ब्रियोज जो होते हैं हमारे 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा होते हैं और उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो और ये फर्दर क्या करता है, खुद को डेवलप करता है एंड फीटस बनाता है। फिर जो एम्ब्रियोज जो हमारे इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब जो फ्यूजन होती है जो गैमेट्स की, फीमेल गैमेट्स के साथ, ये हमारे क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल्स में जो कंसीव नहीं करते हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रही है उनमें। तो जो भी ट्रांसफर होता है ओवम का और कलेक्टेड जो भी हमारे डोनर से फेलोपियन ट्यूब में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं, मतलब गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। मतलब जो फीमेल है ना, एक्चुअली क्या हो रहा है, फीमेल में ओवम का वैसा सिंथेसिस ही नहीं है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट में जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे थे मदर में, गिफ्ट में क्या करते हैं, गैमेट को ही ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। साथ ही उसको सुटेबल इन्वायरमेंट देते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट भी होती है। फिर एक होता है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब इसमें क्या करते हैं, स्पर्म ही मतलब उस तरीके का नहीं है तो इसलिए स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ये भी एक स्पेशलाइज प्रोसीजर होता है जिसमें एम्ब्रियो को बनाने के लिए लैब में किया जाता है। स्पर्म को क्या करते हैं, डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के केस में, या फिर मेल पार्टनर जो है वो क्या होता है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो, या फिर मतलब जो फीमेल को, और ये वेरी लो स्पर्म काउंट्स की वजह से होता है इजैकुलेशन के टाइम में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या करते हैं, सीमेन को हम कलेक्ट करते हैं हस्बैंड से या फिर कोई भी हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली, देन इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना में या फिर यूट्रस में, जिसको हम लोग इंट्रा यूटेराइन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन फीमेल में। अब ये मतलब ऑप्शंस बहुत सारे, जैसे कि ये सारे टेक्निक में हमारे एक्सट्रीमली प्रिसाइज हैंडलिंग, मतलब कि आपको काफ़ी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, मतलब जो परफॉर्मर है, मतलब जो डॉक्टर है ही, और जो लैब वाला भी है, ही मस्ट हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड। और इसमें हमारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस का भी एम्प्लॉयमेंट, इसलिए ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है ये। तो ये फैसिलिटीज़ हमारे प्रेजेंट है वेरी मतलब बहुत ही कम सेंटर्स में हमारे कंट्री में, लेकिन अब तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। और इसके अफोर्डेबल मतलब बेनिफिट्स भी है कि ये लिमिटेड होता है नंबर ऑफ पीपल, इमोशनल रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी क्या करते हैं कि मतलब एडॉप्शन से तो मतलब लाइक बेटर है इसलिए। और इसका एम यही होता है कि जो इनके पास बच्चे नहीं हो पा रहे हैं हो जाए। उसके अलावा इंडिया में क्या होता है, और भी हमारे पास बहुत सी चीज़, जैसे कि ऑर्फन से हम बच्चे ले सकते हैं, डिस्टिट्यूट चिल्ड्रेन भी है जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी आप ले सकते हो, यू कैन अडॉप्ट दैट चाइल्ड। तो और हम जो हमारा लॉज है वो क्या करता है, लीगल अडॉप्शन भी देता है, और ये भी हमारा क्या है, एक बेस्ट मेथड है कपल को अगर वो पेरेंटहुड के लिए देखना चाहते हैं तो, इफ़ दे कांट हैव अ बेबी, अगर उनके पास नहीं हो रहे तो आपके जो फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में था, जो जिफ्ट हो रहा था, वो क्या हो रहा था, आपका जिफ्ट जो होता है वो मोर ये फेलोपियन ट्यूब मतलब जो जिफ्ट होता है उसमें क्या होता है, आपका लेस देन 8 ब्लास्टोमेर्स रहता है। लेकिन अगर मान लो फेलोपियन ट्यूब में नहीं, वो कहाँ डायरेक्ट यूट्रस में इम्प्लांट करना है, तो वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेर्स पे जाकर के तब उसको हम लोग क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करते हैं, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, सो दिस इज ऑल दी चैप्टर अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पूरा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इवन ऑल थ्रू द एमटीजी एबीसी भी यही बताती है, नथिंग इज मोर देन दैट। नाउ यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज, आप एमसीक्यूज बनाइए, आपको उसमें बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन रीच मी आउट। ओके, सो
study hard, and smart work. Do your smart work. Okay, so bye.